सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं बबन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इन सब पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इन सब पार्ट थर्ड एंड फोर्थ आंसर द क्वेश्चन इन सब्सट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। बेलराइज इंडस्ट्रीज एन ऑटो assembly company plant to the raised 2150 crore thought at the public issue of equity shares. The fund will primaries to be used to the partly repaid its debts. ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। Which ratio would be impact by the decision of the Belrise Industries? तो क्वेश्चंस में हमें ये मेंशन है कि 2 करोड़ 150 रुपीज 2150 करोड़ रुपीज कंपनी रेस कर रही है और उस रेस को पेमेंट करने में यूज कर रही है अपने डेप्ट पर। तो क्वेश्चन में आपके पास पूछ रहा है कि इन रेशियोज पर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो पे। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो पे जो आपके पास किन किन रेशियो पे इम्पैक्ट आएगा, तो नॉर्मल सी बात है डेप्ट और इक्विटी तो चेंज हो ही रहे हैं हमारे पास। भाई आपके पास जो डेप्ट है वो तो रिड्यूस हो जाएगा आपका 2150 करोड़ से, और इक्विटी जो है आपके पास वो रेस कर रहे हैं तो वो इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो तो चेंज होगा ही होगा आपका। तो फर्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इसमें आपका डेप्ट और इक्विटी वाला तो कोई पार्ट ही नहीं आ रहा, तो आपके पास ये रेशियो कहीं से भी इफेक्ट नहीं आएगा आपका। आर पॉइंट पे दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल्स को इंक्लूड करते हैं, तो इसमें भी डेप्ट और इक्विटी का कोई इम्पैक्ट आना ही नहीं है आपके पास, यानी इस रेशियो पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारे पास। इस पे भी नहीं आया, इस पे भी नहीं आया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, और अगर डेप्ट रिड्यूस हो गया तो डेप्ट रिड्यूस होगा तो इंटरेस्ट भी रिड्यूस होगा, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे भी इम्पैक्ट आएगा। यानी हमारे पास ये 2 पॉइंट है जिस पर आपका इम्पैक्ट आने वाला है। तो जरा देखते हैं आंसर में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, डी, पी और एस। तो पी और एस जो आ रहा है वो आपके पास डी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके, सेकंड पार्ट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ रॉयल लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम द 40 लाख रुपीज टू 50 लाख रुपीज। द परसेंटेज चेंज इज, इट मीन्स चेंज, तो 40 से 50 हो रहा है, तो चेंज कितने का हुआ आपका 10 लाख का, और परसेंटेज में निकालना है तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू को डिवाइड करते हैं अपन प्रीवियस ईयर की वैल्यू से इनटू 100। तो आपके पास डिवाइड करेंगे तो 25% ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं आपका, स्टेट वेदर द इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉल्स इन एरर। Interest received on calls in error by a company is considered as operating, investing or financing activities. So simple, interest receive हो रहा है, और रिसीव हो रहा है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट और इनकम है आपकी कंपनी की, तो कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे अपन, फाइनेंसिंग में, क्योंकि आपके पास शेयर्स की जो इनकम्स होती हैं या शेयर्स जो रिसीव करते हैं, इशू करते हैं, वो फाइनेंसिंग में आता है, तो उसका इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटी में आएगा आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो सिंपल आपका आंसर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं आपके, फोर्थ पार्ट, गिवन बिलो इज अ एक्स्ट्रा ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ILO लिमिटेड। आपके पास 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 दोनों की इंफॉर्मेशन है, और जो हमारे पास गिवन है उसकी बात करते हैं। नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है और ये पॉजिटिव दे रहा है। ऑपरेटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ आपके पास 17,612 और ये मिसिंग है आपका।
क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ मिसिंग है और ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे रखा है 17,612। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय, क्वेश्चन मार्क पे जो भी है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है उसमें अपन ओपनिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो में ओपनिंग एक्टिविटी जो आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो आपकी ऐड होता है। ऐड होने के बाद क्लोजिंग एक्टिविटी आती है आपके पास। तो क्लोजिंग आपके पास आ रहा है, इसका मतलब इसमें यहाँ की वैल्यू क्या हो रही है आपकी ऐड हो रही है, तब जाके आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसमें से डिडक्ट कर दो। 17,612 में से 23 माइनस कर देते हैं अपन, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका 12 माइनस 3 9, 10 माइनस 8 5 7 1। तो यहाँ का जो बैलेंस कैलकुलेट होगा वो कितना होगा 17,589। क्लियर। 2024 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 25 में क्या हो गया आपका ओपनिंग हो गया। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये तो निकालना ही नहीं आपको, आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग में बैलेंस में अपन जो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो प्लस माइनस करते हैं, फिलहाल डिक्रीज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। 17,612 जो है उसमें से माइनस कर दो 13 रुपीज़ जो आपको ऑलरेडी माइनस में दे रखा है। 17,612 रुपीज़ जो गिवन है हमारा उसमें से हम माइनस कर देंगे 13 रुपीज़ जो ऑलरेडी नेगेटिव में दे रखा है, माइनस कर दो आपके पास तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 12 माइनस 3 9 9 5 7 1। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट फिट पार्ट दे रखा है द करंट रेशियो estimates at the firm capacity of the paying short-term or current liabilities, including payables and debts, with its short-term or current assets. A current ratio less than 1 implies that the business debts due within 12 months and 12 months are more significant than its assets. Conversely, a ratio greater than 1 indicate that the company has sufficient assets to cover its short-term obligations. Based on the above extract, explain why a very high current ratio might not always indicated an ऑप्टिमल फाइनेंशियल हेल्थ। तो आपको इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जो करंट रेशो होता है वो कंपनी की कंडीशंस मेंशन करता है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म स्थिति में पेमेंट की स्थिति क्या है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 1 से लेस देन है तब तो कंपनी की स्थिति है कि भाई वो ज़्यादा सफिशिएंट एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या ये एसेट्स हमेशा बेटर स्थिति में माना जाता है, इसको कंपेयर कर रहा है। तो जनरली तो हम यही मानते हैं कि करंट रेशो अगर आपका करंट एसेट्स इंक्रीज है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज है तो बेटर स्थिति में है। लेकिन अगर करंट एसेट हद से ज़्यादा है यानी कि आपके लिमिट से ज़्यादा है तो हमें करंट एसेट्स में इंक्लूड होने वाली एसेट्स को भी मेंशन करके चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसी एसेट्स तो नहीं है जिनसे हमें पैसा कलेक्ट ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल स्टॉक है जो आपका सेल ही नहीं हो रहा तो आपके करंट रेशो ज़्यादा आने लग जाएगा। तो ये हमें हमारे आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। तो आंसर कैसे मेंशन करेंगे? व्हाइल एट द हायर करंट रेशो इंडिकेटेड स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी as the exclusively high ratio might suggest that the company is not sufficiently utilize its assets. It could imply that too much capital held up to the current assets like inventory or receivables which might not to be yielding adequate return. Therefore, it is the essentials to analyze the component of the current assets to assets utilize efficiency। तो आपको यही मेंशन करना पड़ेगा कि भाई एसेट से करंटली आपके पास सारी एसेट्स अच्छी है या उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका द पाई चार्ट बिलो शो द इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ मूनसाइट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2025। आपको पूरा शेयर्स एक पाई चार्ट बना के दे रखा है।
you are required to prepare the equity and liability sides on common size statements of the Moonsight Limited as at 31st March 2025 when the total of the equity and liability sides is 10 लाख रुपीज़। ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो आपके पास जो लाइबिलिटी साइड को एक बार चेक कर लेते हैं। देखो क्या क्या मेंशन है हमारे पास। शेयर्स कैपिटल 38% दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस 6% मेंशन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 8% दिया हुआ है, बैंक लोन आपके पास मेंशन है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज मेंशन है, ट्रेड पेबल्स 12% मेंशन है, और डिवेंचर्स जो मेंशन है आपके पास वो डिवेंचर्स मेंशन है 18%। तो आपको ये सारी चीज़ें दे रखी है और आपको इससे कह रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना। तो आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट का टोटल तो पहले बता दिया, लाइबिलिटी साइड का 10 लाख रुपीज़ आने वाला है। तो आपको तो इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में जमाना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2025। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड जमा रहे, एब्सोल्यूट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम, परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे उसी के बेस पे। तो पहला हमारे पास लाइबिलिटी साइड जो आती है उसमें शेयर होल्डर फंड्स आता है। शेयर होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल आता है जो 38% ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो 10 लाख रुपीज़ जो अमाउंट गिवन है आपकी उसका 38% कैलकुलेट कर लो आप, तो 3,80,000 रुपीज़ शेयर्स कैपिटल आ जाएगी। बी ऑप्शन दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 6%। तो 10 लाख रुपीज़ जो है आपका उसका 6% कैलकुलेट कर लो, आपका 60,000 ये कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज आती है और नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी सब हेड होता है। तो सब हेड में जो आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसमें हमने दोनों चीज़ें इंक्लूड कर दी है, डिवेंचर जो 18% दे रखा है, आपके पास बैंक लोन 8% दे रखा है। तो 18 और 8 दोनों को इंक्लूड करोगे आप, 18 + 8 तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टोटल 26% हो जाएगी, और 26% हो जाएगी तो 10 लाख, और 10 लाख का 26% कैलकुलेट हो जाएगा आपका 2,60,000 रुपीज़ का आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 8% है हमारा, तो 8% है तो 8% कैलकुलेट कर लेंगे 10 लाख, और 10 लाख का 8% तो ये 80,000 आ जाएगा आपका। ट्रेड पेबल्स आपको 12% गिवन है तो 120 आ जाएगा आपका, 10 लाख का 12% कैलकुलेट करोगे 120। और लास्ट में अदर करंट लाइबिलिटीज आपकी 10% क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास 10% जो कैलकुलेट होगा पाई चार्ट के अकॉर्डिंग वो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है 350, वर्किंग कैपिटल गिवन है 2 लाख। वर्किंग कैपिटल आपको याद होना चाहिए करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज से कैलकुलेट होता है। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यूज़ करेंगे अपन। नॉन करंट एसेट्स दे रखी है 8 लाख रुपीज़ की, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 6 लाख रुपीज़ का। तो आपके पास जो इक्विटी रेशियो होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो इक्विटी तो है हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स, हमें डेब्ट और कैलकुलेट करना है। तो डेब्ट कैलकुलेट करने के लिए जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कैसे कैलकुलेट होगा आपका। सबसे पहले आते हैं अपन वर्किंग कैपिटल रेशियो के फॉर्मूले पे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स नहीं दे रखी है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल 2 लाख दे रखी है, इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज गिवन है 350। ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी आपकी 5,50,000 रुपीज़ की कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। टोटल एसेट्स में 2 चीज़ें आती है आपकी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आपके पास नॉन करंट एसेट्स गिवन है 550 की, टोटल करंट एसेट्स गिवन कैलकुलेट करिए अपने करंट एसेट्स तो 550 की, और करंट नॉन करंट एसेट्स दे रखी है आपके पास 8 लाख की। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगी आपकी 13,50,000। टोटल एसेट्स है तो टोटल लाइबिलिटीज भी यही होगी आपकी। तो टोटल लाइबिलिटीज में हम शेयर होल्डर फंड घटा रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज घटा रहे हैं, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका डेब्ट, यानी टोटल एसेट्स और या टोटल लाइबिलिटीज इक्वल होती है हमारी। तो यहाँ टोटल लाइबिलिटीज भी मेंशन कर सकते हैं अपन कि टोटल लाइबिलिटीज में हम शेयर होल्डर फंड और लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज घटाएंगे, तो आपके पास 13,50,000 टोटल एसेट्स है, शेयर होल्डर फंड 6 लाख रुपीज़ गिवन है आपका,
करंट लायबिलिटीज हम क्वेश्चन में गिवन है 350 की, माइनस करेंगे तो डेप्ट कैलकुलेट हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़ का। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट हमने निकाल लिया 4 लाख, इसके अलावा इक्विटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, यानी शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है 6 लाख का। 4 लाख डिवाइड बाई 6 लाख करेंगे तो 1.67:1 आपका रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन पे इसी के, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। तो ये कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट मीन्स आपके रेवेन्यू सेल्स। नेक्स्ट दे रखा है कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्रीज एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास निकल गया, हमें तो एवरेज इन्वेंट्री वो निकालना है ताकि हम फॉर्मूले में अप्लाई कर सकें। तो आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसी से, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 4 लाख। ये कैसे आया जरा देखो, आपके पास कॉस्ट ऑफ जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट थी आपके पास, वो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 20%। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 20% है आपके पास। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रेवेन्यू इज 100 माइनस जीपी 20%, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 80। तो 80 के इक्वल है, तो आप इसका अगर 80/100 कर दें तो रेवेन्यू निकल जाएगा, यानी रेवेन्यू की अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपको। तो 80 अपॉन रेवेन्यू की अमाउंट कैलकुलेट करनी है अपने को। तो रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं नीचे अपन, 100/80 इंटू 3,20,000 रुपीज़। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा आपका, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना जाएगा 4 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों निकाला हमने, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए क्या गिवन था कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% है। तो आपने 4 लाख रुपीज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला, इसका 10% ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा आपका। तो 4 लाख और 4 लाख का 10% कितना आएगा आपका 40,000। ये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमें निकालना है वो ओपनिंग इन्वेंट्री का 4 टाइम्स बोला था क्वेश्चन में, तो 4 टाइम्स कर दो यानी 1,60,000 आ जाएगा आपका। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों कैलकुलेट करेगी तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड करेंगे तो 3.2 टाइम्स आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं हम, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 20, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 9,000, परचेज गिवन है 80, वेजेस गिवन है 8,000, कैरीज इनवर्ट 3,000, डेप्रीशिएशन 18,000 और अमोर्टाइजेज एक्सपेंसेस 8,000, अमोर्टाइजेशन 8,000, ग्रॉस प्रॉफिट 48,000। ये क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 गिवन है, परचेज आपको 80,000 गिवन है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है परचेज 80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस एंड कैरीज दोनों आ जाएगा आपका
8,000 एंड 3,000, तो 8,000 और 3,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंशन है 9,000 की, तो ये डिडक्ट हो जाएगी हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो जाएगा 1,02,000 रुपीज़। ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग जो रेशो है उसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर रखते हैं हम, साथ में ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, देखो डेप्रीशिएशन आ जाएगा आपका 8,000 to 18,000 रुपीज़ का, तो 18,000 का डेप्रीशिएशन अपन ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। जब अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, या नीचे डिवाइड करना है आपको रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में। तो रेवेन्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखा आपको, लेकिन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके 1,02,000 रुपीज़ आया था आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। इसमें हम जीपी को ऐड कर दें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन जो आ रहा है 1,02,000 आ रहा है, इसमें आप जीपी को ऐड करेंगे, जीपी दे रखा है 48,000, तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना आ जाएगा आपका 1,50,000। तो ये 1,50,000 कैलकुलेट हो गया आपका। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऐड करेंगे तो ये टोटल 1,20,000 आएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 150 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा आपका 80% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। स्टेट इफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज इन द रेशियो। तो आपके पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, इन पे हमें ये बताना है कि रेशियो में कितना चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल रिसीवेबल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो जो बिल रिसीवेबल आपने बैंक को डिस्काउंट करवा रखे हैं वो कैंसिल हो गए, तो कैंसिल हो गए तो आपकी फर्स्ट पॉइंट की जो एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब बिल डिसऑनर्ड होता है आपका, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होता है तो आपकी एंट्री टू डेटर्स टू बैंक, तो डेटर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं और डेटर्स आते हैं आपके करंट एसेट्स में, और बैंक आपका रिड्यूस हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, वो भी आता है करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी ही डिक्रीज हो रही है, यानी अगर हम देखें तो इस एंट्री का आपके करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो करंट एसेट्स पे इफेक्ट नहीं आएगा तो करंट एसेट्स वो की वही रहेगी, करंट लाइबिलिटी सेम रहेगी, तो आपका रेशियो भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, इट यानी नॉट चेंज, यानी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड बी पॉइंट लेते हैं अपन, डिवेंचर इशूड फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो आपके पास डिवेंचर इशू कर रहे हैं अपन प्लांट एंड मशीनरी के लिए इशू कर रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को आप पेमेंट किससे कर रहे हो, डिवेंचर से, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये एंट्री बन जाएगी आपकी। दोनों एंट्रीज में कोई सी भी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज अकाउंट ओपन नहीं है, यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो रेशो भी आपका नो इंक्रीज नो डिक्रीज, इट मीन्स नो चेंज। तो दोनों केस का आंसर हमारा यही रहेगा, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं अपन। The following balance sheet of the Kiosk Limited you are required to the prepare at the cash flow statement as per Accounting Standard 3rd for the period ended 31st 2024 and 25. Balance sheet of the Kiosk Limited as at 31st March 2025 and 31st March 2024. दो बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, दो कॉलम्स में। क्या क्या इंफॉर्मेशन है पढ़ लेते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, जिसका ए पार्ट शेयर्स कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है आपका। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिवेंचर्स गिवन है आपके। करंट लाइबिलिटीज में आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। टोटल लाइबिलिटीज गिवन है आपकी। नेक्स्ट टोटल एसेट्स पे बात करते हैं अपन। एसेट्स में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स में मेंशन है प्रॉपर्टीज, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स।
फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 750 एंड 550। इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट गिवन है 140 एंड 85,000। सेकेंड आपको करंट एसेट्स दे रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है आपके, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है आपके, कैश एंड कैश बैलेंस गिवन है आपके पास, कैश एट बैंक गिवन है, और आपका टोटल सेम है इसी। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास नोट में दिया हुआ है नोट ऑफ ए अकाउंट, जो हमें नोट टू अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2025 का और 31 मार्च 2024 का, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू है, यह हमें 8,15,000 और 585 दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन लेस किया हुआ है इसमें से 65 और 35 रुपीज़ का। एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट, ए मशीन कॉस्ट 30,000, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड देयर ऑन 10,000 ब्रैकेट में मेंशन है, वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 3,000 रुपीज़, तो आपने मशीन सेल करी और लॉस भी हुआ है 3,000 रुपीज़ का। सेकेंड दे रखा है टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2024 एंड 25 32,000 रुपीज़ का। 8% डिबेंचर, थर्ड पॉइंट है 8% डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2025 एंड फोर्थ पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करंट इन्वेस्टमेंट वॉज 2,500। तो ये हमें इंफॉर्मेशन है। अब इससे हमें करंट अकाउंट मेंशन करना है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अपन, तो कैश फ्लो के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा पार्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और तीसरा पार्ट होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पे आती है, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें याद होना चाहिए। इनकी पोस्टिंग करते चलते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन सी वैल्यूज़ कहाँ जाएगी, उनको हम कैलकुलेट भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो एक एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं स्टार्टिंग से। हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो शीट थोड़ी सी जल्दी फास्ट चेंज करेंगे। सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल देखो 5,50,000 से 850 हो रहा है, यानी 3 लाख रुपीज़ कैपिटल बढ़ रही है। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो सीधा सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है हमारी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स 3 लाख रुपीज़ का। वापस आते हैं अपने पास, सेकेंड पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस में जो स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो डिफरेंस होता है हमारे पास वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यानी 80,000 रुपीज़ जो है इसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एज पर द स्टेटमेंट 80,000 का प्रॉफिट है। टैक्स की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी तो अपन टैक्स भी ऐड कर लेते हैं। साल के शुरू का बैलेंस आपको 1,35,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है। एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस हमें 95,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में मेंशन है। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि हमने P&L इस साल कितना प्रोविजंस चार्ज किया है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है हमें। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो थी हमारे पास उसमें क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2024 एंड 25 32,000 रुपीज़ का। तो 32,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में 32,000 ले जाएंगे। इधर का टोटल लोगे 1,67,000 आएगा। 1,67,000 में से 95,000 बैलेंस लेस करेंगे तो पेमेंट आ जाएगा कि 72,000 का आपने टैक्स का पेमेंट किया है। तो ये जो 32,000 आपने प्रॉफिट P&L से चार्ज किए हैं ये आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,12,000 आएगा जो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप स्टार्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 1,12,000 आएगा। अभी हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया था, उसमें 72,000 का टैक्स पेमेंट भी किया था, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो लेकिन सबसे लास्ट में लेस करते हैं अपन उसको, तो वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे अभी। फिर आते हैं बैलेंस शीट में। आपके पास ज़रा देखते हैं कि बैलेंस शीट में और कौन सा पॉइंट बचा हमारा। तो लॉन्ग टर्म बोराइंग्स दे रखा है 8% डिबेंचर से 2 लाख से 50,000 हो रहा है। साल के शुरू में 2 लाख थे और फिर 50,000 हो रहा है, तो 1,50,000 के डिबेंचर्स का पेमेंट हो रहा है आपके पास। और पेमेंट करेंगे अपन, डिबेंचर का पेमेंट कितनी तारीख को किया है जरा देखते हैं। डिबेंचर का पेमेंट मेंशन है हमें क्वेश्चन में
कि डिबेंचर का पेमेंट जो रिडम्पशन हो रहा है, रिडीम्ड हो रहा है, वो कितनी तारीख को हो रहा है, 31 मार्च को, यानी एंड ऑफ द ईयर। तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा 2 लाख रुपीज़ पे। तो आपके पास जो इंटरेस्ट है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा आपका। तो आपके पास 2 लाख के डिबेंचर्स और उसका 8% कितना आ जाएगा आपका, 16,000। यही 16,000 और डिबेंचर का जितना पेमेंट किया है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमने 1,50,000 का पेमेंट किया है, 2 लाख के डिबेंचर्स थे और अब 50,000 के बचे हैं। तो यानी पेमेंट कितने डिबेंचर का किया है आपने, 1,50,000 का। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, आपने जो डिबेंचर का पेमेंट किया है वो एंड ऑफ द ईयर किया है, तो पूरे साल भर 2 लाख के डिबेंचर थे, इसलिए पूरे 2 लाख पर 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 16,000, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट में भी दिखाएंगे, यानी नेगेटिव में भी दिखाएंगे। वापस अपने बैलेंस शीट पे आते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बैलेंस शीट का, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 1,15,000 से 125 हो गया, यानी ओपनिंग बैलेंस 1,15,000 था, अब 125 हो रहा है, 1,25,000 हो रहा है, यानी कि हमने और लोन रिसीव किया है। तो 10,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस आएगा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा आपका। वापस बैलेंस शीट के पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। बैलेंस शीट का नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स 95 और 1,35,000, जिसके लिए हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था और हमने उसका टैक्स का एडजस्टमेंट किया था, तो ये हम कर चुके हैं। एसेट साइड पे आते हैं अपन। एसेट साइड में हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट का पॉइंट नीचे दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में नोट बना के। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो आपके पास प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग वैल्यू 5,85,000 और क्लोजिंग वैल्यू 8,15,000 ये दे रखा है। और हमारे पास डेप्रीशिएशन अकाउंट भी दे रखा है, ओपनिंग 35,000 का और क्लोजिंग 65,000 का। एक पॉइंट भी दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एक मशीन है 30,000 की जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 है, उसको सोल्ड किया हमने 3,000 का। तो एंट्री कर लेते हैं सोल्ड करने की, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, P&L डेबिट, लॉस हो रहा है आपको P&L में जाएगा, टू मशीन। मशीन की वैल्यू है 30,000। मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं 10,000 रुपये, तो 30 - 10 यानी 20,000 की मशीन थी। 20,000 की जो रिटर्न डाउन वैल्यू की मशीन है उसको 3,000 लॉस में बेच रहे हैं, तो लॉस तो P&L में जाएगा आपका। 3,000 का लॉस है तो सेल कितने में किया आपने, 17,000। तो ये पूरी एंट्री जो है ये हम मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अपन, ताकि आपका मशीन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा मशीन अकाउंट को चेक कर लेते हैं कैसे बन रहा है हमारा। मशीन अकाउंट बैलेंस 1 अप्रैल का 5,85,000 दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस 8,15,000 दे रखा है। अभी अभी जो एंट्री बनाई हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000, बैंक में 17,000, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन 3,000, ये तीनों अपन ने अभी हाल कैलकुलेट किए थे। इन सब का टोटल लेंगे 845 आ रहा है, 845 में से 585 घटाएंगे तो आपका बैलेंस कैलकुलेट हो रहा है 2,60,000, जो ये मेंशन कर रहा है कि आपने नई मशीन कितने की परचेज करी है। तो ये नई मशीन जो परचेज करी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया हमने, बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, बैलेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों क्वेश्चन में मेंशन है। आपने जो एसेट्स बेची थी उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 है, जो आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। इधर का टोटल 75 में से 35 घटाएंगे तो करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है आपने P&L से, वो कैलकुलेट हो जाएगा 40,000 रुपीज़ का। तो ये 40,000 का डेप्रिसिएशन और ये सारे लॉसेस ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शो कर देते हैं। देखो मशीन को बेचने से लॉस हुआ है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा 3,000। मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है हमने 40,000 रुपीज़, जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया है आपने। इसके अलावा मशीन को जब सेल किया था तो सेल करके जो कलेक्शन किया था वो आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा सेल्स ऑफ मशीन 17,000। इसके अलावा मशीन अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट किया था हमने 2,60,000 का, वो परचेज बताया था हमने, तो परचेज ऑफ मशीन 2,60,000 का ये भी कैलकुलेट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि मशीन के बाद क्या बचा है हमारे पास।
तो मशीन अकाउंट के बाद दे रखा है इंटेंजिबल एसेट्स 85,000 से 140 हो रही है आपकी, तो ये बढ़ रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास सीधा सीधा एसेट बढ़ रही है तो परचेज ही मानेंगे अपन। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा आपका परचेज पेटेंट या पेटेंट एक्वायर्ड, और परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट को नेगेटिव दिखाते हैं, माइनस में दिखाते हैं, तो ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, क्या बचा हमारे पास, क्या इंफॉर्मेशन है आपकी, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट देखो 1,45,000 से 160 ओनली 65,000 बचे। 145 में से 1,45,000 थे, 65,000 बच रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो आप, और बेच रहे हो तो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में फर्स्ट पार्ट आ रहा है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं, देखो 1,45,000 से 65,000 हो रहे हैं, सॉरी डिक्रीज हो रहे हैं, 1,45,000 से 65 हो रहे हैं। तो अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम ऐड करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा आपका, पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल ऐड कर रहे हैं अपन करंट एस इन्वेस्टमेंट्स, और कितना डिक्रीज हुआ आपका 80,000, तो ये आपके पास इसमें ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करंट एसेट्स पे आते हैं अपन। नेक्स्ट करंट एसेट्स है आपकी ट्रेड रिसीवेबल, 2,05,000 से 195 हो रहा है, तो ये भी डिक्रीज हो रही है 10,000 से, तो 10,000 से करंट एसेट डिक्रीज होगी तो ये भी आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगी, तो ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000 ऐड हो जाएंगे अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास क्वेश्चन में, कैश एंड बैलेंस दे रखा है आपका, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, और कैश और बैंक बैलेंस तीनों एक्टिविटी के लास्ट में रहते हैं, तो ये दोनों बैलेंस हमारे सबसे लास्ट में काम आएंगे। ओपनिंग तीनों एक्टिविटी के टोटल में ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं ना हमने। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट बचा हुआ है हमारा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन करंट इन्वेस्टमेंट वॉज 2,500। इन्वेस्टमेंट की इनकम है, और इन्वेस्टमेंट की इनकम ऑपरेटिंग इनकम में से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से तो माइनस होएगा, तो इंटरेस्ट ऑन करंट इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करेंगे हम 2,500, और इसको ले जाके कहाँ ऐड कर देंगे हम, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा 2,500 रुपीज़ से। तो जरा देखते हैं अपन, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। अब आपका टोटल लगाओगे तो ये आपके पास टोटल आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो हम निकाला है ऐड, ये दोनों ऐड होंगे, तब जाके हमारे पास कैलकुलेट होगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,58,500। इसमें से आप लेस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं 72,000 टैक्स अकाउंट से, डिडक्ट करने के बाद आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगी 1,86,500। इसके बाद आते हैं अपन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो परचेज है वो डिडक्ट करेंगे, आपके पास दोनों परचेज थी, ये लेस करेंगे, और जो पॉजिटिव है वो माइनस होंगे, तो यहाँ डिडक्ट माइनस वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा आपका 2,95,500। माइनस में आने का मतलब हमने फंड को यूज़ किया है, तो 2,95,500 का फंड यूटिलाइज हुआ है। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल लेंगे तो 3 लाख और 10,000 तो पॉजिटिव है, 150 और 16,000 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा 144,000 रुपीज़। तो तीनों एक्टिविटी हमने कैलकुलेट कर ली। तीनों एक्टिविटी में हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी 1,86,000 आ रही है, 1,86,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और 144 आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तो पॉजिटिव है तो ये दोनों ऐड होगी, और 2,95,500 ये जो हमारी है नेगेटिव है, यूज़ किया है तो ये डिडक्ट हो जाएगा। तीनों एक्टिविटी का टोटल आ रहा है हमारे पास 35,000, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 35,000, जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऐड कर रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ये हमें बैलेंस शीट में मेंशन है 1,15,000। जब ऐड करोगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में गिवन है आपके पास 1,50,000। तो इस तरह से हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारे पास, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट शोइंग कैश जनरेट फ्रॉम द
operations of Solex Limited for the year ended 31st March 2025. Net profit for the year ended 31st March 2025 was 1,25,000 after considering the following items. डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 1,17,500. आपको पता है कैश जनरेट में डेप्रीशिएशन ऐड होता है हमारा. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स ये भी ऐड होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले. प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी ऐड होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये भी ऐड होगा बिफोर टैक्स. नोट दे रखा है हमें ऑल डेटर्स आर गुड्स. पोजीशन ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज मार्च 2025 एंड मार्च 2024. ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखा है. इंफॉर्मेशन पढ़ते चल अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकाल लेते हैं हमारे पास. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपके पास नेट प्रॉफिट आपके पास 1,26,000 आफ्टर कंसिडरेशन दे रखा है. तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जनरल रिजर्व ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऐड होगा. तो ये तीनों चीज़ें हमारे प्रॉफिट्स में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. और ये ऐड होने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा 1,55,100 रुपीज़ का. ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा आपका. तो ये ऐड करने के बाद हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 1,55,100. इसमें हम ऐड करते हैं बिफोर टैक्स में जो हमने प्रॉफिट निकाला डेप्रीशिएशन ऐड होगा हमारा. डेप्रीशिएशन ऐड करने के बाद ये दे रखा है आपका एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का. डेप्रीशिएशन अपन ऐड करते हैं. ऐड करने के बाद आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल. ये 1,72,600 इसको ऐड करने के बाद आ रहा है. हमारे पास अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करते हैं. ट्रेड रिसीवेबल आपकी करंट एसेट्स होती है. करंट एसेट्स देखो 28 से 27 हो रही है. साल के शुरू में 28 थी, फिर 27 हो गई, डिक्रीज हो रही है. और डिक्रीज होता है तो ऐड करते हैं अपन. तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास ऐड हो जाएंगे 1,000 रुपीज़ से. इसके बाद ट्रेड पेबल से करंट लायबिलिटीज होती है. करंट लायबिलिटीज 17,000 से 12,000 हो रही है, यानी ये भी आपके पास डिक्रीज हो रही है. लेकिन करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस होती है, डिडक्ट होती है. तो ट्रेड रिसीवेबल 5,000 से क्या हो जाएगा आपका, डिडक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट दे रखा है आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट. और करंट इन्वेस्टमेंट 18,000 से कितने हो रहे हैं आपके 24,000. तो करंट एसेट्स होती है ये डिक्रीज हो रही है तो आपके सॉरी इंक्रीज हो रही है. 18 से 24, 6,000 इंक्रीज करा है आपने तो इंक्रीज करें तो माइनस कर रहे हैं अपन. एक और करंट एसेट्स बच रही है हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज. लेकिन ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ये हम कैश के इक्विवेलेंट मानते हैं, यानी कैश में ऐड होगा. और कैश लास्ट में होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता. तो इसका हमें फिलहाल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना. तो ये सब एडलेस होंगे. 1,72,600 जो निकाला था उसमें 1,000 ऐड होगा और 11,000 ये दोनों माइनस हो जाएंगे. तब जाके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,62,600 कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशंस. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट पे आते हैं. फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025. फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है आपको इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ 10 रुपीज ईच इंक्रीज ऑफ 10 lakh to 15 lakh. B point 12% 3,000 debenture of 100 rupees each redeemed on 30 September 2024. C point proposed dividend on equity shares for the previous year was 1,50,000. D of point 12% 20,000 preference share of 100 rupees each issue at a par on 31st March 2025. E point out of the equity shares capital issued 1 lakh equity share for the considerations other than cash for the purchase of machine. You are required to the certain cash flow from the
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सब चीज़ें आती है। तो जरा एक एक चेक करते जाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 10 से 15 हो रहा है, 10 लाख से 15 लाख हो रहा है, यानी 5 लाख के नए शेयर इशू कर रहे हैं। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीडिंग फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो ये 4 लाख क्यों आ रहा है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं अभी अपन। 4 लाख क्यों आना है, जरा देखो। आपने 1 लाख के इक्विटी शेयर जो इशू किए हैं वो अदर देन कैश किए हैं। तो 5 लाख कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जिसमें से 1 लाख का कैश इक्विटी शेयर कैपिटल अदर देन कैश है। तो कैश में कितना हुआ, फिर 4 लाख हुआ। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। वे कैश रिसीव कितना हुआ या कैश पेमेंट कितना हुआ। तो हमारे पास इशू इंक्रीज तो 5 लाख हो रही है, लेकिन अदर देन 1 लाख हो रही है आपकी, अदर देन कैश। तो वो डिडक्ट हो जाएगा, तो 4 लाख रुपीज़ का इंक्रीज आ जाएगा आपका। नेक्स्ट 12% 3000 डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच रिडीम्ड ऑन 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं मिड ईयर में। फिलहाल 3 लाख का पेमेंट हो रहा है, तो वो तो 3 लाख का पेमेंट आएगा, साथ में इंटरेस्ट आ जाएगा 6 महीने का। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 3 लाख का, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 3 लाख के डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट की रेट 12% है। हम 6 मंथ बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो 6 मंथ का क्या लगेगा आपका, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो आप, तो ये 18,000 रुपीज़ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 रुपीज़ का इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। तो डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। 1,50,000 नेगेटिव बैलेंस है, पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास 12% 20,000 प्रेफरेंशियल 100 रुपीज़ ईच इशू एट ए पार। इशू कर रहे हैं अपन, तो इशू करेंगे तो फंड रेज होगा 20,000 इंटू 100, और एंड ऑफ द ईयर है, इसलिए डिविडेंड तो पेमेंट करने की दिक्कत ही नहीं है। 2,000 इंटू 100 यानी 2 लाख रुपीज़ का नए शेयर इशू कर रहे हो आप, रिसिप्ट आ जाएगा आपका। बाकी इक्विटी शेयर्स आपने नॉन कैश है, तो उनको कंसिडर करेंगे ही नहीं, अपन लेंगे ही नहीं। तो इस तरह से हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट होगी। 3,18,000 और 1,50,000 ये तो नेगेटिव बैलेंस है, तो 4,68,000 नेगेटिव में आ रहा है आपके पास, और 6 लाख आपका पॉजिटिव में आ रहा है। तो 6 लाख में से 4,68,000 लेस कर देंगे, तो आपके पास कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा आपका। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,32,000 रुपीज़ का। तो इस तरह से हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।